वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस सब्जेक्ट को रिवाइज करने वाले हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 जो रिवीजन का है, जिसमें हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ऑलरेडी डाला हुआ है। आज जो हम जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस में जो टर्मिनोलॉजी टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ये 2 पार्ट में रहेगा। आज हम लगभग 40 टर्म्स को समझेंगे पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें और 40, टोटल हम 80 टर्म्स, कोर्ट रिलेटेड 80 टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर टर्म्स को समझाया जाएगा। टर्म्स का बिल्कुल इजी मीनिंग भी आपको बताया जाएगा, ताकि आपको वीडियो देखते ही सारी टर्म जो है याद हो जाए। आप सबको पता है एग्जाम जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का 19 जुलाई को होना है और आपके सामने हैं 4 सब्जेक्ट। और आपको बता दें, जो जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस है इसको हम अपडेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपके पास लगभग आप लेकर चलो तो आपके पास 10-15 दिन हैं। तो हम इसको 7 से 8 लेक्चर्स में इसको रिवाइज कर लेंगे। 7 से 8 लेक्चर यानी 8 दिनों में इसको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। और ऐसा होगा कि आप वीडियो देखते ही उसको क्लियर हो जाएगा, आपको दूसरी बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात आती है करंट अफेयर पे, जिस पे हम काम कर रहे हैं 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें इंग्लिश और कंप्यूटर, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पे अपलोड किया गया है। आप कंप्यूटर और इंग्लिश को साथ में पढ़ते रहें। जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस को हम अपडेट कर रहे हैं और साथ में करंट अफेयर भी अपडेट हो रही है। ये दोनों जो हैं इस पे हम काम कर रहे हैं। 2-4 दिनों के अंदर अंदर इसकी पीडीएफ कंप्लीट आपको मिल जाएगी। हालांकि ऑलरेडी जो हमने डाली है जॉब रिलेटेड की पीडीएफ वो भी कंप्लीट है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस बार जो है थोड़ा और इसमें ऐड किया जाए। कंप्यूटर को हमने रिसेंटली अपडेट किया है, बिल्कुल A to Z जो है इसमें अपडेट की है चीज़ें जो आपने पढ़नी है। उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर जितना आपको इसमें दिया है 72 पेजेस का कंप्यूटर के जो नोट्स हैं लेटेस्ट वाले, उसके बाद ही जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छे से हमने कवर किया है टॉपिक्स को। तो ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट है। इसकी आप पीडीएफ अगर आपने प्रिंट नहीं निकाली है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एस्पिरेंट के लिए, तो उसमें आपको ऐड कर देंगे। वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे, साथ में एमसीक्यूज की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे। और लेक्चर्स इसके कंप्लीट मिल जाएंगे चारों सब्जेक्ट के आपको। और सबसे बड़ी बात, चार्जेस की टेंशन नहीं है। एक मिनिमम प्राइस रखा गया 99, ताकि कोई भी एस्पिरेंट पीछे ना रहे पढ़ने से। सब एस्पिरेंट क्वालिटी कंटेंट जो है वो पढ़ सकें, इसलिए हमने सिर्फ 99 रुपीज़ यहाँ पर चार्जेस रखे हैं। कोई यहाँ पर 600, 700, 800 रुपया नहीं रखा गया है। आपको बता दें, आज जो हम लीगल टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो टोटल टर्म्स आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेंगी 38। और साथ साथ में आपको ये 38 टर्म्स याद करने, क्योंकि एग्जाम को जहां आपको पता है एग्जाम को 15 दिन बचे हैं, तो इसको आप पीछे छोड़ दो, ये बात नहीं है। आपको साथ साथ में ही जो अब हम पढ़ रहे हैं साथ साथ में आपको याद रखनी है चीज़ें। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्योंकि हमने स्लाइड बनाई है। स्लाइड से आपको आसानी से समझ आता है, लेकिन परेशानी ये रहती है स्लाइड में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। तो आप मोबाइल लैंडस्केप करके देखें, लैंडस्केप करके आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल रहेगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली टर्म आती है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या होता है? प्लेंटिफ होता है फरियादी। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, इस अपडेट सीरीज में हमने जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, जैसे प्लेंटिफ क्या होता है ये है, इसको अगर ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं है, इसीलिए हमने साथ में इसकी इजी एक्सप्लेनेशन रखी है। बिल्कुल इजी वर्ड्स में भी साथ में समझाया गया है। डिफेंडेंट क्या है ये है इसके डेफिनेशन, लेकिन साथ में इजी वर्ड में इसको कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं समझ आ रही है, साथ में आपको दूसरी जो इजी वर्डिंग में भी लिखा गया है, ताकि जो है आपको हर एक टर्म समझ आ जाए। प्लेंटिफ क्या होता है? प्लेंटिफ होता है फरियादी, जो केस दर्ज करता है, जिसको तकलीफ हुई, नुकसान हुआ, किसी ने मुझे मारा तो मैं केस दर्ज करूंगा कोर्ट में। तो मैं कौन हूं? मैं प्लेंटिफ हूं, फरियादी हूं। द पर्सन और एंटिटी दैट फाइल्स द लॉसूट, लॉसूट होता है केस जो कोर्ट में दर्ज किया जाता है, क्लेमिंग टू हैव सफर्ड लॉस और इंजरी। एक केस दर्ज करना कोर्ट में और कहना कि हाँ जी मुझे उसने मारा या मुझे उसने नुकसान दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो यहां पर बता दूं, प्लेंटिफ का मतलब है द पर्सन हु स्टार्ट द केस इन कोर्ट बिकॉज दे बिलीव समवन हैज रॉन्ग्ड देम। कोई भी आदमी जब कोर्ट में केस दर्ज करता है, केस स्टार्ट करता है और कहता है कि उसने फलाने आदमी ने मुझे ये तकलीफ दी, तो उस आदमी को जिसने केस दर्ज किया उसको प्लेंटिफ कहेंगे। और जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया कि फलाने आदमी ने मुझे तकलीफ दी, उस पर्सन ने मुझे ऐसा नुकसान दिया, तो जिसके खिलाफ केस को दर्ज किया जाए उसको डिफेंडेंट कहेंगे। क्लियर है? द पर्सन और एंटिटी बीइंग सूड आर एक्यूज्ड ऑफ काजिंग द प्लेंटिफ सफरिंग। प्लेंटिफ को, जो फरियादी को जो तकलीफ हुई, जो नुकसान हुआ, उसके पीछे किसका हाथ है? जिसका हाथ है उस पर्सन को डिफेंडेंट कहेंगे। या सिंपल लफ्ज़ों में कहें, डिफेंडेंट वो बंदा है अगेंस्ट होम द केस इज फाइल्ड, जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया वो डिफेंडेंट है। ये 2 टर्म क्लियर हुई आपको? ओके। अगर नहीं जब क्लियर होती है वीडियो पास करें, इसको फिर दोनों पॉइंट्स को रीड करो तो क्लियर हो जाएगी। डिक्री क्या है? डिक्री होता है ऑर्डर। कोर्ट का जो लीगल ऑर्डर होता है उसी को डिक्री कहते हैं। अ लीगल ऑर्डर या डिसीजन इशूड बाय जज या फिर जज एंड इंटर इनटू द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जज जो कोर्ट ऑर्डर इशू करता है, डिसीजन इशू करता है,
जो कोर्ट के रिकॉर्ड में भी लिखा जाता है उसको डिक्री कहेंगे, सिंपल सी बात है। लीगल टर्म में जो ऑर्डर होता है उसको डिक्री कहा जाता है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हो द फाइनल जजमेंट और ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट। कोर्ट जो फाइनल जजमेंट या ऑर्डर देता है उसी को डिक्री कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट सबको आप पता है, एफिडेविट हलफनामा होता है। एफिडेविट एक हम कह सकते हैं एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ओथ है, कसम है, जो मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये काम जो भी मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसको एफिडेविट कहते हैं। कहते हैं ना आप एफिडेविट लिख दो, हाँ भाई ये आपका ही है, ये ऐसा है, ये सही है। अ स्वान रिटन स्टेटमेंट, एक कसम है, एक रिटन कसम है जो मेड बिफोर द एन ओथ कमिश्नर के सामने या फिर नोटरी पब्लिक जो वकील वगैरह होता है उसके सामने, वहाँ पर कोर्ट में एक एफिडेविट लिखाई जाती है, स्टेटमेंट होती है। एक स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ डिक्लेयरिंग दैट द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, जिसमें बताया जाता है कि हाँ जी भाई ये चीज़ें हैं सारी सच है, जिसको एफिडेविट कहते हैं। ये सबको पता है, एफिडेविट हर किसी ने लिखाई होगी। एडजर्नमेंट होता है पोस्टपोनिंग अ कोर्ट केस और कोर्ट हियरिंग टू द लेटर डेट। जैसे जज कहेगा द केस इज एडजर्न टिल टुमारो या टिल फलानी डेट, परसों तक केस को एडजर्न किया जाता है, यानी केस को पोस्टपोन किया जाए, इस केस की हियरिंग को किसी लेटर डेट में पोस्टपोन किया जाए, इसको एडजर्नमेंट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में भी कह सकते हो केस को डिले करना या पोस्टपोन करना, डिले या पोस्टपोन ऑफ कोर्ट हियरिंग को ही एडजर्नमेंट कहते हैं। कोई मुश्किल साथ साथ में आप याद रखें, हमने कोशिश किया है वर्डिंग को इजी रखा जाए, आपको समझ आ जाए। अपील क्या हुआ, देखो आपका अगर आपने कोर्ट में केस दर्ज किया, आपका एक लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई लोअर कोर्ट था, उसमें डिसीजन आपके खिलाफ आता है, तो आप बड़े कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि इस डिसीजन को चेंज किया जाए, इसको अपील कहते हैं। एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है अपील। व्हाट इज अपील? इट इज़ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू हायर कोर्ट। हायर कोर्ट को हम फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे केस को रिव्यू किया जाए, रिव्यू एंड पॉसिबली चेंज किया जाए जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है, जो डिसीजन हमें पसंद नहीं आया, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको अच्छे से आप फिर से देखो, केस को हायर कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे और इसका हो सके तो इसके जो डिसीजन है इसको चेंज करें। रिक्वेस्ट टू रिव्यू और चेंज द कोर्ट डिसीजन, इसको ही अपील कहते हैं। क्लियर? आर्बिट्रेशन एग्जाम में पूछा गया था। आर्बिट्रेशन पंचायती फैसला कह सकते हो आप सिंपल लफ्ज़ों में, या आप जो कह सकते हो कचहरी बैठती है ना, जो लोकल आपके 10-15 बंदे फैमिली के बैठे, एक फैमिली का हेड बैठा, उसने फैसला कर दिया दो पार्टीज में, इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। अगर इसका मीनिंग देखें, अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट बाय न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। एक बड़ा सरपंच या कोई बड़ा बंदा बैठे और वो कोर्ट के बाहर ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दे, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। कोई मुश्किल इसमें आर्बिट्रेशन याद रखना साथ साथ में टर्म्स को। या हम कह सकते हैं सॉल्विंग अ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट थ्रू एन इंडिपेंडेंट पर्सन, सेम बात है, इसमें इजी मीनिंग की जरूरत नहीं, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो आर्बिट्रेशन बिल्कुल सिंपल है। वारंट क्या होता है? वारंट क्या है, जल्दी से बताएं, वारंट क्या है? वारंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय कोर्ट। एक लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट इशू करता है जो अलो करता है पुलिस को टू अरेस्ट अ पर्सन और सर्च द प्रॉपर्टी। एक पर्सन को अरेस्ट करना या उसकी प्रॉपर्टी को सर्च करना का एक ऑर्डर जो इशू किया जाए, डॉक्यूमेंट इशू किया जाए कोर्ट के द्वारा, इसको वारंट कहा जाता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा क्या कहते हैं सीरियल्स में या मूवीज़ में जैसे होता है, हाँ जी क्या कहाँ है आपके पास वारंट, सर्च का वारंट कहाँ है, अरेस्ट वारंट कहाँ है। तो ये वारंट होता है जो कोर्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है पुलिस को कि हाँ भाई फलाने पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हो। कोर्ट्स रिटन परमिशन कह सकते हो इसको फॉर अरेस्ट और सर्च अ पर्सन और उसका घर। क्लियर है वारंट? ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है? ज्यूरिस्डिक्शन होता है, हम कह सकते हैं ज्यूरिस्डिक्शन होता है पावर। ज्यूरिस्डिक्शन को पावर समझ सकते हो कोर्ट की। लीगल अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड द केसेस, यानी वो ज्यूरिस्डिक्शन ऐसी लीगल अथॉरिटी है कि इस इतने एरिया में जितने भी केसेस हैं वो इस ज्यूरिस्डिक्शन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आते उसको हाई कोर्ट में भेजना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भेजने पड़ते हैं। तो ये क्या कितनी पावर है किस कोर्ट की, वो ज्यूरिस्डिक्शन कहलाता है। सिंपली आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं द कोर्ट्स पावर टू डिसाइड अ केस। किसी भी केस को डिसाइड करना है, उसको सुनना, कोर्ट की कितनी पावर है उसमें, तो उसको उसकी ज्यूरिस्डिक्शन कहेंगे। क्लियर? रिट क्या है? रिट तो आपने पॉलिटी में भी पढ़ी होगी। A formal legal order issued by court directing someone to do or stop doing something. रिट किसके खिलाफ और कैसी? आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट है, 5 तरह की रिट्स होती हैं। रिट 5 तरह की है। कोर्ट एक लीगल ऑर्डर इशू करता है, अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसको रोका जाए, या कि कोई बंदा आकर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमा ले तो उसको हटाया जाए। कोई बंदा अगर अपना पब्लिक ड्यूटीज़ नहीं कर रहा है ठीक तरह से तो उसके खिलाफ भी रिट लग सकती है कि उसको अपनी पब्लिक ड्यूटी करनी है। अ स्पेशल कोर्ट ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लीगल राइट्स, सिंपली हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीगल आर्डर कोर्ट से इशू किया जाता है उसको रिट कहते हैं। और रिट 5 तरह की, ये पॉलिटी में आप पढ़ोगे। अबेटमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है। अबेटमेंट आप कह सकते हो कम करना या खत्म करना सजा को। द रिडक्शन, सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। कोई केस चल रहा है, हो सकता है इस केस के जो भी फैसले हैं इसको कम किया जाए, इसकी हियरिंग्स को, इसको सस्पेंड कर दिया जाए, केस खत्म कर दिया जाए, अबॉर्ट किया जाए। तो अबॉर्टमेंट होता है केस को, केस में रिडक्शन करना, लीगल प्रोसीडिंग में रिडक्शन करना, सस्पेंशन, टर्मिनेशन। सिंपली कहें अगर हम सिंपल भाषा में, तो स्टॉपिंग और एंडिंग द लीगल केस। कोई एक केस चल रहा है, अगर उसको कोर्ट चाहे तो स्टॉप कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसको अबॉर्टमेंट कहेंगे। क्लियर। एलिमोनी क्या होता है? एलिमोनी होता है मनी वन स्पोज इज ऑर्डर टू पे द अदर आफ्टर सेपरेशन और डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद जो पैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को, जो कोर्ट डिसाइड करता है कौन सा पार्टनर मेल फीमेल को या फीमेल मेल को, जो पैसा कमा रहे पार्टनर दोनों में से, तो वो दूसरे को डाइवोर्स के बाद जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, उसको पैसे पे करेगा, उसको एलिमोनी कहते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट पेड आफ्टर डाइवोर्स। एलिमोनी इज जस्ट द फाइनेंशियल सपोर्ट जो डाइवोर्स के बाद एक पार्टनर पे करेगा दूसरे को, इसको एलिमोनी कहते हैं। एक्विट क्या होता है? एक्विट या इक्विटल। एक्विटल या एक्विट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको बता दें। एक्विट या एक्विटल से क्वेश्चन बन सकता है। एक्विटल होता है बरी करना। सपोज आपके खिलाफ कोर्ट में किसी ने केस दर्ज किया था, आप डिफेंडेंट हैं, तो आपको कोर्ट कहता है कि आप गिल्टी नहीं हो, आप कसूरवार नहीं हो, आपको बरी कर दिया जाता है, तो इसको हम इक्विट या इक्विटल कहते हैं। क्लियर। टू डिक्लेयर एन एक्यूज्ड पर्सन, जिसके खिलाफ यानी केस दर्ज था, उसको नॉट गिल्टी ऑफ द चार्ज, उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो गिल्टी नहीं है, जो उसके खिलाफ चार्जेस लगे हैं वो उस चार्जेस उसके खिलाफ सही नहीं है, वो कसूरवार नहीं है, वो गिल्टी नहीं है, तो इसको कहते हैं इक्विट और इक्विटल बरी करना। सिंपल लफ्ज़ में द कोर्ट डिक्लेयर दैट द अक्यूज्ड जो है वो इनोसेंट है, जिसको कसूरवार पहले समझा गया वो कसूरवार नहीं है, वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है, इसको इक्विट या इक्विटल कहते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पहले ही कह रहा हूँ, याद रख लो। एक और टर्म आती है एब इनिशियो। एब इनिशियो होता है स्टार्टिंग से, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, या हम कह सकते हैं समथिंग दैट इज वैलिड और इनवैलिड फ्रॉम वेरी स्टार्ट, शुरू से ही ये चीज़ वैलिड है या इनवैलिड। हम ऐसे करके स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, कोर्ट में यूज होती है। अगर आप इस कोर्ट में कहेंगे ये चीज़ तो स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, या हम कहेंगे ये चीज़ स्टार्टिंग से वैलिड होती है, तो इसके लिए टर्म जो है स्टार्टिंग से के लिए वर्ड जो है इसमें अब इनिशियो जो है यूज़ किया जाता है वर्ड लीगल टर्म में। बेल क्या है? बेल होती है जमानत, टेम्परेरी रिलीज करना किसी एक्यूज जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, अभी वो कसूरवार नहीं साबित हुआ है लेकिन केस उसके खिलाफ दर्ज है, एक्यूज पर्सन है वो, उसको टेम्परेरी अगर कोर्ट रिलीज कर दे तो इसको बेल या जमानत कहते हैं। टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम कस्टडी वाइल अवेटिंग ट्रायल, यूजली विद कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के तौर पर उसको रिलीज किया जाएगा, उसकी ट्रायल्स तो चलती रहेंगी। टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम जेल बिफोर द फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट से पहले टेम्परेरी जेल से रिलीज करना एक्यूज्ड पर्सन को बेल कहलाता है। लॉ सूट क्या है? पहले ही टर्म में हमने बताया था, प्लेंटिफ जब केस दर्ज करता है, हमने कहा था लॉ सूट जो है वो फाइल करता है। लॉ सूट क्या होता है? लॉ सूट होता है मुकदमा दर्ज करना, मुकदमा, लीगल एक्शन और क्लेम ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और कंपनसेशन। कोर्ट में केस जो दर्ज किया जाता है उसको लॉ सूट कहते हैं लीगल टर्म में, मुकदमा दर्ज करना। अ कोर्ट केस फाइल अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ कोर्ट केस जाहिर का क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट केस जो है वो दाहिर करना, इसको लॉ सूट कहा जाता है। मुकदमा आप सिंपल उर्दू लफ्ज़ में कह सकते हो। हेयरिंग को सुनवाई भी कह सकते हैं। हेयरिंग आप सबको सुना ही होती है ऐसी टर्म्स। अ शेड्यूल कोर्ट डिसीजन वेयर एविडेंस एंड आर्गूमेंट्स आर प्रेजेंटेड, ये कोर्ट का एक शेड्यूल सेशन होता है जहां पर दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट्स को सुना जाता है, उन दोनों के एविडेंस को देखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने। इजी लफ्ज़ों में कहूँ तो हेयरिंग द डेट व्हेन द कोर्ट हेयर बोथ साइड्स, वो एक हेयरिंग वो तारीख होती है, तारीख सिंपली तारीख भी कह सकते हो, सुनवाई तारीख, जहां दोनों पार्टीज की जो है बारे को कोर्ट पार्टीज दोनों पार्टीज को सुनता है, उनके एविडेंस को देखता है। टेस्टिमोनी होता है, टेस्टिमोनी वर्ड याद रखना, टेस्टिमोनी होता है गवाही देना, गवाही होता है ना, उर्दू वर्ड है गवाही देना कि मैं उसके गवाही देता हूँ। विटनेस अ फॉर्मल स्टेटमेंट गिवन अंडर ओथ बाय अ विटनेस इन कोर्ट, एक जो विटनेस है कोर्ट में जो फॉर्मल स्टेटमेंट देगा, गवाही देगा, उसको टेस्टिमोनी कहते हैं। अब विटनेस की जो स्टेटमेंट होगी गिवन अंडर ओथ इन कोर्ट, उसको कसम खाकर जो वो गवाही देगा
उसको टेस्टिमोनी कहा जाता है। तो टेस्टिमोनी एक तरह की गवाही है, आपने याद रखना है। तो यहाँ तक अभी हमने 18 टर्म्स को पढ़ा है, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। देखो एक तो आपने यहाँ पढ़ लिया, अब कोशिश करना जब मैं PDF डालूंगा, ऑलरेडी पढ़ी हुई है PDF लेकिन ये अपडेट वाली है, इसमें हमने ईजी वर्ड भी साथ में रखे हैं, तो इसको आप एक बार रीड कर देना तो ये आपको दिमाग में घुस जाएगी। अब हम थोड़ी और टर्म्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर आती है एक टर्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब होता है बताएं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट द विलफुल डिसओबेंस, जानबूझ के कोर्ट की डिसओबेंस, कोर्ट की बात को ना मानना या डिसरिस्पेक्ट करना कोर्ट के ऑर्डर का जानबूझ के, और द कोर्ट की जो अथॉरिटीज़ है उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, विच कैन रिजल्ट इन पेनल्टी, जिसका आपको पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं। इस जो ये डिसओबेंस और डिसरिस्पेक्ट है कोर्ट के ऑर्डर की, इसको कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। क्लियर? सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है इंटेंशनली डिसओबेइंग और इंसल्टिंग द कोर्ट और इट्स ऑर्डर, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। क्लियर? कग्निजिबल ऑफेंस हुआ, बहुत बड़ा अपराध कर दिया किसी ने, तो उसको कग्निजिबल ऑफेंस कहेंगे। अ सीरियस ऑफेंस, ऐसा जुर्म, बहुत सीरियस जुर्म, अपराध किया। फॉर विच द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ऐसा बड़ा अपराध जिसके लिए पुलिस को वारंट की जरूरत भी नहीं है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। बगैर वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है किस केस में? जब वो ऑफेंस, वो जुर्म कग्निजिबल ऑफेंस हो। एंड स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द कोर्ट परमिशन, के बगैर भी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वो अरेस्ट हो सकता है बंदा, अगर वो ऑफेंस, वो जुर्म जो है वो कग्निजिबल ऑफेंस हो। अ सीरियस क्राइम, सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ, कग्निजिबल ऑफेंस एक सीरियस क्राइम होता है जहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है इमीडिएटली विदाउट द वारंट। सुमोटो क्या है? सुमोटो मतलब होता है जब कोर्ट खुद से ही जो है वो मोशन में आ जाए, खुद से ही केस को स्टार्ट कर दे किसी के खिलाफ, तो उसको सुमोटो कहते हैं। और लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है ऑन इट्स ऑन, खुद से ही, ऑन इट्स ऑन मोशन। अ कोर्ट स्टार्ट्स अ केस ऑन इट्स ऑन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ एन इशू, किसी इशू के बारे में कोर्ट को पता चला और उसके खिलाफ जो है वो खुद से ही कोर्ट जो है वो, कोई किसी ने लॉ सूट पेश नहीं किया, फाइल नहीं किया, फिर भी कोर्ट इस पर दर्ज मुकदमा स्टार्ट कर सकती है, इसको सुमोटो कहते हैं। द कोर्ट स्टार्ट्स अ केस बाय इटसेल्फ विदाउट एनीवन फाइलिंग इट, किसी ने फाइल नहीं किया, कोर्ट खुद से ही कोर्ट केस नहीं फाइल किया किसी ने, कोर्ट खुद से स्टार्ट कर रहा है केस, इसको सुमोटो कहते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये टर्म, लीगल टर्म सुमोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। वकालतनामा सिंपल है, वकालतनामा अ डॉक्यूमेंट बाय विच अ पार्टी ऑथराइज एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट देम इन कोर्ट। वकालतनामा होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑथराइज करता है किसी एडवोकेट को कि वो आपका केस सुने। सपोज आप अगर प्लेंटिफ हैं या डिफेंडेंट है, आप अपनी तरफ से वकील रखना चाह रहे हैं, तो एक डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा जिसको वकालतनामा कहेंगे। ठीक है? अ डॉक्यूमेंट गिविंग अ लॉयर परमिशन टू रिप्रेजेंट यू, आपको रिप्रेजेंट करने की परमिशन, उसी डॉक्यूमेंट को वकालतनामा कहते हैं। तो ये वकालतनामा ज़रूरी है, तभी जाके को वकील आपका केस आगे लेगा। कैविएट क्या होता है? कैविएट एक फॉर्मल नोटिस होता है, कोर्ट को एक फॉर्मल नोटिस लिखा जाए जो रिक्वेस्ट, जिसमें रिक्वेस्ट होती है कि दैट नो कोर्ट ऑर्डर बी पास्ड विदाउट फर्स्ट हियरिंग द पर्सन हु फाइल्ड इट। कैविएट अगर लग जाए किसी भी केस पे, तो उसमें उसका फैसला नहीं आएगा जब तक कि उस पर्सन को जिसने कैविएट लगाई है उसको ना सुना जाए। रिक्वेस्ट, इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, कैविएट एक रिक्वेस्ट होती है कोर्ट से, टू हेयर योर साइड बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, कि आपको सुना जाए। ऐसा होता है कि कोर्ट आपको सुने बगैर ही, दूसरी पार्टी ने लगा दिया तो आपको सुने बगैर ही वो फैसला सुना दे। अगर आप कैविएट लगा दोगे तो आपको सुनना ही पड़ेगा, तब तक फैसला कोर्ट नहीं सुना सकती। ठीक है? कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR क्या होता है? एक रिटन रिपोर्ट होती है जो प्रिपेयर की जाती है पुलिस के द्वारा व्हेन दे फर्स्ट रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द कग्निजिबल ऑफेंस। किसी भी बड़े अपराध की इंफॉर्मेशन जब उनके सबसे पहले मिलती है तो वो एक FIR दर्ज करते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट होती है अबाउट अ सीरियस क्राइम। एक्सिक्यूशन क्या होता है? एक्सिक्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्सिंग, एक्सिक्यूट करना, इन्फोर्स करना, और गिविंग इफेक्ट टू कोर्ट्स डिक्री या जजमेंट। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, भाई उस बंदे को उठाओ और जेल में डाल दो, तो इस काम, इस एक्शन को करना, उसको एक्सिक्यूशन कहेंगे। कैरिंग आउट और इन्फोर्सिंग द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर जो दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया फलानी दुकान बंद कर दो, उसमें जो है वो गलत हो रहा है, तो उस पर जो एक्शन लिया जाएगा उसी को एक्सिक्यूशन कहेंगे। क्लियर? डिस्प्यूट क्या है? व्हाट इज दिस डिस्प्यूट? डिस्प्यूट इज कन्फ्लिक्ट अवर राइट्स, जब राइट्स के खिलाफ कन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्लेम्स
और इंटरेस्ट के खिलाफ कन्फ्लिक्ट रखता है, दैट में लीड टू लीगल एक्शन, जिसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। डिस्प्यूट इज एक्चुअली अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी, दो और दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में किसी बात पे सहमति नहीं हो रही है, दोनों अपना अपना कह रहे हैं कि भाई ये नहीं, ये मेरा है, वो आपका है। वो कहेगा नहीं जी ये वाला हिस्सा जो है जगह का मेरा आ रहा है, वो कहेगा नहीं जी ये तो मेरा है। तो इस तरह से वो डिसएग्रीमेंट हो रहा है दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज़ में, इसको डिस्प्यूट कहेंगे। ठीक है। इंडिक्टमेंट क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। इंडिक्टमेंट इज अ फॉर्मल रिटन एक्सक्यूशन ऑफिशियली चार्जिंग अ पर्सन विद अ क्राइम। अगर सिंपल भाषा में कहें, एन ऑफिशियल क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट समन, किसी के खिलाफ चार्ज दर्ज करना, फॉर्मल रिटन एक्यूजेशन, ऑफिशियली जो चार्जिंग, ऑफिशियली पर्सन को चार्ज किया कि हाँ भाई ये आपका क्राइम और इसके ये चार्जेस आप पे लग रहे हैं, उसको इंडिक्टमेंट कहेंगे। क्लियर है। परज्यूरी क्या होता है? परज्यूरी एक्ट ऑफ मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखो ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परज्यूरी होता है एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट डेलिबरेटली वाइल अंडर ओथ इन कोर्ट। अब अगर कोर्ट के अंदर आप झूठ बोल रहे हो, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, डेलिबरेटली जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, तो इसको परज्यूरी कहा जाएगा। लाइंग इन कोर्ट आफ्टर टेकिंग ओथ, कसम खा कर आप कोर्ट के अंदर झूठ बोल रहे हो, इसको परज्यूरी कहा जाएगा। ये आपने याद रखना है, परज्यूरी कहा जाएगा। प्ली क्या है? प्ली, कुछ और टर्म्स यहाँ पर देख लेते हैं। प्ली क्या है? प्ली इज अ रिक्वेस्ट और फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ डिफेंडेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो डिफेंडेंट या उसके बिहाफ पे कोर्ट में दर्ज की जाती है कि ये गिल्टी है या नहीं है, वो चीज़ है। अक्यूज्ड पर्सनस आंसर टू द चार्जेस, सिंपली हम कह सकते हैं जो अक्यूज्ड पर्सन है, अक्यूज्ड पर्सन यानी जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट जो है, एक होता है प्लेंटिफ और दूसरा डिफेंडेंट, जिसने केस दर्ज किया प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस दर्ज हुआ अक्यूज्ड पर्सन, जिसको अभी मुजरिम कह रहे हैं, हाँ भाई आपके खिलाफ केस है, आप मुजरिम, हुआ नहीं है वो साबित, लेकिन उसको बनाया गया अभी केस दर्ज के खिलाफ। तो वो जब कोई स्टेटमेंट, फॉर्मल स्टेटमेंट देता है उस चार्ज के खिलाफ कि आपके ये दफ़ा आपके लगा है, ये BNS की धारा आपको ये लगी है, उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट देता है अक्यूज्ड पर्सन, आंसर करता है उस चार्जेस का, उसको प्ली कहते हैं। क्लियर है। अपना रिप्लाई समझ लो उसका, डिफेंडेंट का। डिक्री होल्डर कौन? देखो डिक्री आपको पहले बताया था, जो ऑर्डर या जजमेंट होती है कोर्ट की, वो डिक्री होता है। डिक्री होल्डर कौन होगा? एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। ऑर्डर जिसके फेवर में पास किया गया उसको डिक्री होल्डर कहेंगे, सिंपल है। और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एक्सिक्यूशन हैज़ बीन मेड, द पर्सन हु विन्स द केस, डिक्री होल्डर होगा जिसने केस जीत लिया। गेट्स द कोर्ट ऑर्डर, जिसको कोर्ट का ऑर्डर मिल गया, हाँ भाई जिसके फेवर में आ गया कोर्ट का ऑर्डर, वो डिक्री होल्डर है। समन क्या होता है? समन होता है बुलावा। अ कोर्ट नोटिस आस्किंग समवन टू अपीयर इन द कोर्ट, कोर्ट का एक नोटिस आता है जिसमें कोर्ट कहता है किसी को कि आप कोर्ट में दर्ज हो जाओ, इसको सिंपल भाषा में समन कहेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। प्लेंट क्या होता है? प्लेंट होता है द रिटन डॉक्यूमेंट दैट स्टार्ट अ सिविल केस। ठीक है, यहाँ आपको ये पहला फर्स्ट टर्म हमने क्या पढ़ी थी? प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो कोर्ट में केस दर्ज करता है, तो प्लेंट होता है रिटन डॉक्यूमेंट दैट स्टार्ट अ सिविल केस, और रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय एन प्लेंटिफ जो वो रिटन डॉक्यूमेंट दर्ज करता है उसको प्लेंट कहेंगे। इन सिविल कोर्ट डिटेलिंग देयर क्लेम्स अगेंस्ट द डिफेंडेंट के खिलाफ क्या क्या आपने क्लेम लगाया, उसने, आप मैं कहूँगा उसने मुझे मारा, उसने मुझे गालियाँ निकाली, उसने मुझे डिफेम किया, ये सारे क्लेम जो लिखे हैं रिटन डॉक्यूमेंट पे उसको प्लेंट कहेंगे। क्लियर है। डेफर्ड सेंटेंस क्या होता है? डेफर्ड सेंटेंस होता है द पोस्टपोनमेंट और डिले ऑफ इम्पोजिशन ऑफ क्रिमिनल सेंटेंस टू अ फ्यूचर डेट। सिंपल भाषा में कहूँ, कोर्ट डिलेज गिविंग द पनिशमेंट। डेफर्ड होता है डेफर करना, डिले करना। सेंटेंस होते सजा, कोर्ट अगर सजा को डिले कर दे, पोस्टपोन और डिले द इम्पोजिशन ऑफ क्रिमिनल सेंटेंस, जो उस पर क्रिमिनल सेंटेंस है सजा, उसको डिले करे या पोस्टपोन करे, इसको डेफर्ड सेंटेंस कहेंगे। द कोर्ट डिले गिविंग द पनिशमेंट, डेफर्ड सेंटेंस, याद रखना, डेफर्ड करना सेंटेंस को। रिजॉइंडर क्या है? रिजॉइंडर अ रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम और रिस्पॉन्स टू द डिफेंडेंट्स काउंटर क्लेम यूजली फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। देखो प्लेंटिफ ने केस दर्ज किया, डिफेंडेंट जो उसके खिलाफ है, डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस दर्ज किया, डिफेंडेंट ने प्ली किया, उसका रिप्लाई किया, अब उसको वापस से जो काउंटर रिप्लाई करता है प्लेंटिफ, उसको रीजॉइंडर कहेंगे। क्लियर है। अ रिप्लाई टू द अदर पार्टीज रिस्पॉन्स इन द कोर्ट, हमने केस दर्ज किया आपके खिलाफ, आपने रिप्लाई प्ली किया कोर्ट में, अब हम वापस से काउंटर रिप्लाई करते हैं ये जो बंदा कह रहा है ऐसा नहीं है, तो उसको रीजॉइंडर कहेंगे। क्लियर।
पटिशन क्या होता है? फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट है मेड टू द कोर्ट और अथॉरिटी। नहीं समझ आया? इजिली हम देखें तो रिटन रिक्वेस्ट आस्किंग द कोर्ट फॉर रिलीव और एक्शन, या रिलीव किया जाए या एक्शन किया जाए कोर्ट में, ये रिटन रिक्वेस्ट करना कोर्ट में, पटिशन जो है चलाई जाए। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? प्रोसिक्यूटर पब्लिक ऑफिसर को कहते हैं, वर्किंग फॉर द स्टेट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हु रिप्रेजेंट द स्टेट्स इंटरेस्ट इन द क्रिमिनल केसेस, दे चार्ज अक्यूज्ड, गैदर एविडेंस एंड प्रेजेंट द केस इन द कोर्ट टू गिव द गिल्ट, टू प्रूव द गिल्टी। सिंपली कहें द लॉयर हु फाइट्स द केस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, उसको प्रोसिक्यूटर कहेंगे। कोई दिक्कत? एक आपको पता है गवर्नमेंट का ही लॉयर होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट में केस फाइट करता है, तो उसको प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। क्लियर है ये बात? सब जुडाइज क्या होता है? सब जुडाइज का मतलब क्या होता है? सब जुडाइज, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, सब जुडाइज का मतलब क्या होता है? सब जुडाइज लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। देखो, जब मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है, अभी उसका फैसला नहीं आया, तो उसमें कोई आप टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई स्टेटमेंट ऐसे नहीं खुले में दे सकते मीडिया में ऐसा, क्योंकि जब तक केस सब्जुडाइज है उस पर टिप्पणी करना, उस पर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे जाना, वो कानूनी अपराध है। द मैटर इज करंटली पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, इसको सब्जुडाइज कहेंगे। अ केस दैट इज स्टिल बीइंग हियर्ड इन द कोर्ट, अभी भी कोर्ट में वो सुना जा रहा है, पेंडिंग है, सब्जुडाइज कहेंगे इसको। काज लिस्ट क्या बताएं जी? काज लिस्ट क्या है? देन व्हाट इज दिस काज लिस्ट? काज लिस्ट अ लिस्ट ऑफ केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट, कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है एंड शेड्यूल है हेयरिंग के लिए अदर इवेंट और स्पेसिफिक डे। सिंपली हम कह सकते हैं द डिले शेड्यूल ऑफ अ केसेस टू हेयर बाय द कोर्ट। काज लिस्ट, जो भी आगे कोर्ट के केसेस पेंडिंग हैं जिसको सुना जाना बाकी है, उसको हम काज लिस्ट कहेंगे, और ये शेड्यूल हो गए कि फलानी डेट पे फलाना केस सुना जाएगा, तो इसको काज लिस्ट कहा जाएगा। तो आपको बता दें, आज हमने 38 टर्म पढ़ी हैं, और इसके मैं नोट्स डाल दूंगा, अभी अपडेट वाले ऑलरेडी जो डाले हैं वो एक बार पूरे पढ़ लो, और साथ में जो अपडेटेड डाल रहा हूँ ये भी इसको अच्छे से रीड कर लेना। आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बाकी के भी पढ़ेंगे। अब लगभग 70 to 80 टर्म्स हमने कंप्लीट पढ़नी है इसकी। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, और क्वालिटी आपको देखो, मैं यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की बिल्कुल फुल गारंटी है। ये कंप्यूटर जॉब अवेयरनेस 100% आपको A to Z तैयार करवा दिया है हमने। कंप्यूटर ऑलरेडी तैयार है, जॉब रिलेटेड भी ऑलरेडी कंप्लीट है, फिर भी हम अपडेट भी करें, कोई कमी ना रह जाए। बाकी जहाँ तक बात है करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। अभी 2-3 दिन के अंदर इसको डिटेल पूरी PDF इसको मिल जाएगी, और वो भी जैसे लेटेस्ट पीछे एग्जाम हुए हैं उसमें क्या पैटर्न रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस फील्ड से, उस हिसाब को हम देख कर तैयार कर रहे हैं। इसमें बना है हम जैसे एडिटिंग कर रहे हैं। तो बाकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश देखो हमने अच्छे से पढ़ा लिया। अब इंग्लिश तो जनरली आप सब स्टूडेंट को आती ही है, उसमें आप कवर कर लेते हो। जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है उसको आप अच्छे से यहाँ से पढ़ लेना है। चारों सब्जेक्ट हैं, चारों की PDF आप डाउनलोड कर दें। करंट अफेयर की मैं कह रहा हूँ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट PDF मिल जाएगी, जो आप 3-4 दिन में अच्छे से उसको पढ़ पाओगे। बाकी तब तक आप कंप्यूटर और जॉब अवेयरनेस एंड इंग्लिश की PDF आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके साथ MCQs भी इसके मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने, इस पर मैसेज कर सकते हो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन पे जाना है तो हमारी एप्लीकेशन GKSB स्टडी फास्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर भी आप ये ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।